बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल्स containing chlorophyll produce food substance, glucose and starch from carbon dioxide and water by using light energy. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग प्लांट सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये फूड सब्सटेंस ग्लूकोज एंड स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। किससे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को हम यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6। ये क्या है? ये हमारा फूड सब्सटेंस है। इट मे बी ग्लूकोज और स्टार्च। इस फूड सब्सटेंस के साथ साथ एक और मॉलिक्यूल हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और उस बाय प्रोडक्ट को हम ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो मेन कंपाउंड है, जो मेन हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो ग्लूकोज या स्टार्च होता है। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रिलीज़ हो रहा है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ठीक है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है हमारा C6H12O6 विच इज ग्लूकोज और स्टार्च। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज फूड फॉर ऑल। Photosynthesis is ultimately the source of energy and food for all living beings, directly for plants and indirectly for animals and humans who eat plants or the plant-eating animals. So, photosynthesis एक ऐसी process है जिसके through हम सभी, for example, it may be an animal, human और plant, सभी डिपेंड होते हैं इस प्रोसेस पे अपने फूड इनटेक के लिए। अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड इनटेक के लिए, सो वो एनिमल्स जो कि किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है फूड इनटेक के लिए, वो एनिमल भी अल्टीमेटली डिपेंड होता है प्लांट पे, एंड प्लांट भी डिपेंड होता है किस पे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे, ताकि वो अपना फूड इनटेक कंप्लीट कर सके। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लैनेट इज डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द इनटेक ऑफ देयर फूड। ओके। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमने ये देखा कि हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। O2 मॉलिक्यूल हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये जो O2 मॉलिक्यूल है ये एक इसेंशियल पार्ट है फॉर ब्रीदिंग। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी अकेली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ऑक्सीजन जितनी भी लाइफ्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे उन सभी को सपोर्ट करता है। नो लिविंग बीइंग कैन रिमेन अलाइव विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी ऐसी लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है इस अर्थ पे जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाए। ठीक है। तो हमें दो इंपॉर्टेंट्स क्या पता चली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमें फूड मिलता है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई ऑर्गेनिज्म इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो कोई इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल एक वाइटल प्लांट पिगमेंट है
सो जो वर्ड क्लोरोफिल है, अगर हम इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन एंड फिल का मतलब होता है लीफ। अगर कंबाइन करें सो इट इज से ग्रीन लीव्स। सो क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलरिंग मैटर फाउंड इन प्लांट्स। इट इज कंटेन्ड इन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है एंड ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एक माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, सो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट आर माइन्यूट ओवल बॉडी बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन and their interior contains closely packed flattened sacs which are called thylakoid, arranged in piles called grana, lying in a colorless ground substance called stroma. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। सो क्लोरोप्लास्ट एक माइन्यूट ओवल शेप का स्ट्रक्चर है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। ये एक मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की एंड ये दूसरी मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की। आउटर साइड की मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इंटरनल मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओवल शेप है एंड इसके पास एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। These are flat sac-like structures. इन फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकॉइड कहते हैं। These are called थैलाकॉइड्स एंड ये जो अरेंजमेंट है थैलाकॉइड्स का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये जो अरेंजमेंट में प्रेजेंट है इस तरीके से थैलाकॉइड एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। तो इस पैटर्न को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्राना। दिस इज कॉल्ड ग्राना एंड वो प्लेस जिसमें ये पूरा ग्राना स्ट्रक्चर एंड थैलाकॉइड प्रेजेंट है, इस प्लेस को हम कहेंगे स्ट्रोमा। इनसाइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन विच थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर ग्राना इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ऑर्डिनरली देयर मे बी 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल। एक सेल में 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि एक सेल में 20 से 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं एंड थैलाकॉइड की वॉल में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, दिस इज थैलाकॉइड एंड थैलाकॉइड वॉल में प्रेजेंट होता है पिगमेंट और इस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नाउ अब ये है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। मेजरली लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेजरली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट लीफ में। नाउ क्लोरोप्लास्ट आर मेनली कंटेन्ड इन द मेसोफिल सेल्स located between the upper epidermis and the lower epidermis, that is in palisade cells and spongy cells of leaves. Now ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मेजरली प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। सो इन दोनों के मिडिल में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को कहते हैं हम
mesophil. This is called mesophil cells, and in mesophil cells में present होता है क्लोरोप्लास्ट. इसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट. एंड मेसोफिल्स कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. These are also found in the guard cells of the stomata and in the outer layer of young green. There may be more than 500,000 chloroplasts per square mm of leaf surface. क्या कहा जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में भी पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा. सो गार्ड सेल में भी स्टोमाटा पाया जाता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. एंड जो भी यंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है स्टोमाटा. एंड एक लीफ सरफेस पे अराउंड 500,000 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर mm में. देयर आर 9 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स. 2 out of these are chlorophyll A and chlorophyll B are best known and most abundant. टोटल 9 टाइप के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन या मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. अब किस तरीके से स्टोमाटल ओपनिंग होती है जिसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल में एंटर करता है. So stomata are minute opening occurring in large number on the lower surface of the leaf. लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ. ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा इज टू लेट इन CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटोसिंथेसिस. मेन फंक्शन क्या है स्टोमाटा का? मेन फंक्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आउटर इन्वायरमेंट से एंटर करता है स्टोमाटा में. व्हेन स्टोमाटा आर नॉट इन यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज व्हेन इट इज डार्क, दे टेंड टू क्लोज देयर क्लोजिंग ओपनिंग सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमाइज्ड फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. एंड नाइट के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती उस टाइम पे स्टोमाटा जो है ये क्लोज हो जाता है एंड ये प्रिवेंट करता है कि वाटर लॉस ना हो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हेन देयर इज अ लाइट एज आफ्टर सनराइज, दे रीओपन टू अलाउ CO2 टू डिफ्यूज इन. एंड जब दोबारा से सनलाइट आती है स्टोमाटा ओपन होता है एंड ये फिर से अलाउ करता है CO2 की एंट्री को. ट्रांसपिरेशन अकर अलॉन्ग विथ फोटोसिंथेसिस. एंड इसी के साथ साथ CO2 की एंट्री होती है. रूट्स के थ्रू जो है H2O आ रहा है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है एंड उसी के साथ साथ जो है ट्रांसपिरेशन भी होता है. ठीक है. स्टोमाटा ओपन होगा, फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट होगा एंड उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी चलता है. ठीक है. Due to this process, one can say that transpiration is the price which the plant pays for photosynthesis. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम आउटर इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हैं तो उसके बिहाफ में हम उसको एज अ रिवॉर्ड भी कुछ गिफ्ट देते हैं. ठीक है. सो अगर हम आउटर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ले रहे हैं तो उसके रिवॉर्ड में हम आउटर इन्वायरमेंट को ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं. द क्लोजिंग एंड ओपनिंग of stomata are on account of the movement of water in and out of the guard cells. अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमाटा की डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर गार्ड सेल के अंदर जा रहा है या कितना गार्ड सेल से बाहर आ रहा है. अगर वाटर गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है तो उससे जो है गार्ड सेल्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं एंड उससे होता है स्टोमाटल ओपनिंग. ठीक है. इससे होगा स्टोमाटल ओपनिंग. एंड अगर H2O गार्ड सेल से बाहर जा रहा है तो वो कॉज करेगा
क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, they have a thick inner wall facing the opening and the thin outer wall on the opposite side. Their cytoplasm contain chloroplast. ठीक है, गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमाटा के, उनके पास जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे हो रही है स्टोमाटा की। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए दो थ्योरीज हैं हमारे पास। सबसे पहली है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट K+ ion concentration theory, the stomatal opening and closing depend on the generation of potassium ion gradient. अब एक रिसेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम द क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब डे टाइम पे क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है स्टोमाटा के, वो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसकी वजह से जो है ATP का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। दिस ATP इज यूज टू एक्टिवली पंप द पोटेशियम आयन ऑफ द एडजेसेंट सेल इनटू द गार्ड सेल। अब फॉर एग्जांपल दिस इज गार्ड सेल। इस टाइम पे ये स्टोमाटा जो है ये ओपन है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ATP के प्रोडक्शन की वजह से दूसरी सेल से इस गार्ड सेल्स में जो है पोटेशियम आयंस जो है एंटर करेंगे। इसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज्ड K+ कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल्स मेक देम हाइपरटोनिक, so more water from the adjacent cell is drawn in and the cell become more turgid and they move outward to open out the stomatal pore. अब क्या हुआ, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। इस कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी। हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो सेल के अंदर जो है वाटर एंटर करेगा। सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो सेल जो है वो और ज़्यादा टर्जिड हो जाएगी। ज़्यादा टर्जिड होगी तो वो हेल्प करेगा स्टोमाटा के पोर को ओपन करने में। एंड इसी का रिवर्स होता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होगा, पोटेशियम आयंस जो कि गार्ड सेल के अंदर गए थे अब वो मूव करेंगे अब गार्ड सेल के से आउटर इन्वायरमेंट में। जब वो आउटर इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी। हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर जाएगा एंड गार्ड सेल जो है वो अल्टीमेटली स्टोमाटल ओपनिंग को क्लोज कर देंगी। The potassium ion leaks out, thus reducing the turgor of guard cell and thus the stomatal pore closes. Next theory is sugar concentration theory. ठीक है, so इसमें क्या है, according to the old sugar concentration theory, during daytime the guard cells begin photosynthesis and the sugar produced during the process increase the osmotic pressure which draws in water from the adjoining cell due to endoosmosis. So old sugar concentration theory के according डे टाइम में गार्ड सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं जिससे शुगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है एंड द प्रोसेस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो है वाटर जो है वो अंदर की तरफ आता है, गार्ड सेल में आता है एडजॉइनिंग सेल से जो कि एंडोऑस्मोसिस करता है। हेंस गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड बल्ज आउटवर्ड ड्यू टू देयर थिन आउटर वॉल, दस वाइंडिंग द स्टोमाटल ओपनिंग लाइनिंग इन द बिटवीन। अब वाटर जब सेल के अंदर आएगा तो सेल जो वो टर्जिड होगी, बल्ज आउट करेगी एंड स्टोमाटल ओपनिंग होगी। एज द स्टोमाटा ओपन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन एंड आउट बिगिन फॉर फुलफिलिंग द नीड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर अलाउइंग ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमाटा ओपन हो गया है तो गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी स्टार्ट होगा। Next is process of photosynthesis. Mesophyll cells, both palisade and spongy in a leaf, are the principal center of this activity. ठीक है, mesophyll cells
दो टाइप की हैं, एक पैलासाइड है एंड एक स्पॉन्जी है। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कराने के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द लीफ द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मेसोफिल स्पेशली द पैलासाइड सेल। देखो, जब सनलाइट आती है उस टाइम पे जो लीफ के सरफेस पे जो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं अपर लेयर पे मेसोफिल के, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। वो वहाँ पे कौन से मेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं? पैलासाइड मेसोफिल्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड वेयर द रॉ मटेरियल यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी जो क्लोरोफिल ने ट्रैप करी थी वो यूज़ होगी केमिकल प्रोसेस में, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा फूड मटेरियल का रॉ मटेरियल से, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर द लीफ बाय डिफ्यूजन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द लीफ एंड लेस कंसंट्रेशन इनसाइड थ्रू द स्टोमाटा। यहाँ पे क्या हुआ, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमाटा के थ्रू जो है सेल के अंदर एंटर करेगा आउटर इन्वायरमेंट से। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड इनर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा वो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द स्टोमाटा। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स, sent up through the stem and finally to the leaves where it is distributed in the mesophyll tissues। and water जो है roots की help से soil से आएगा stem में and stem से वो distribute होगा leaves में and leaves से जाएगा वो mesophyll tissues के पास। the chemical equation to represent this process is as follows। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, कार्बन डाइऑक्साइड आया आउटर इन्वायरमेंट में से H2O आया सॉइल से बाय द हेल्प ऑफ रूट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या मिला? हमें मिला ग्लूकोज C6H12O6 एंड बाय प्रोडक्ट मिला ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट फेज एंड दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। सो पहला पार्ट है लाइट डिपेंडेंट फेज, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डिपेंड होगा लाइट पे, एंड सेकंड इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है लाइट पे। सो इस रिएक्शन को हम डार्क फेज भी कह सकते हैं। इन दिस फेज लाइट प्लेज द की रोल। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन वेरी क्विक सक्शन initiated by light and therefore the phase is called the photochemical phase। लाइट डिपेंडेंट फेज जो होगा, जहाँ पे लाइट पे डिपेंडेंट है रिएक्शन, तो उस फेज को हम फोटोकेमिकल फेज कहेंगे। द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलाकॉइड कंटेनिंग क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो ये जो लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये वहाँ पे होगा। So the reaction, light reaction which is also called photochemical reaction, दो तरीके से होगा। Step number 1 is activation of chlorophyll। The chlorophyll on exposure to light energy become activated by absorbing photon। सबसे पहले हमें क्लोरोफिल का एक्टिवेशन कराना है। क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा जब सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ेगी तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये उस सनलाइट में से फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन क्या है? फोटोन जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सन एनर्जी की या लाइट एनर्जी की। स्टेप नंबर 2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल into two component which is hydrogen and oxygen and release electrons। यहाँ पे हमने क्या करा था? स्टेप नंबर 1 में हमने क्लोरोफिल को एक्टिवेट करा था। क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ था तो उसने फोटोन को एब्जॉर्ब करा था। अब इसी जो फोटोन को हमने एब्जॉर्ब करा है, एनर्जी को जो हमने एब्जॉर्ब करा है, इस एनर्जी को हम यूज़ करके वाटर मॉलिक्यूल्स को हम स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में एंड इसी से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन। द रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइसिस एंड इस रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फोटो मतलब फोटॉन्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए। सेम चीज़ लिखिए, विच मीन्स स्प्लिटिंग बाय लाइट।
अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है. End result of the product of photolysis. The hydrogen ions are picked up by a compound NADH. NADH का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट टू फॉर्म NADH. इस रिएक्शन में हमने क्या करा? NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन, इसको हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. सो हमें मिला NADPH. ठीक है. इसके बाद क्या है? द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब वाटर को स्प्लिट करने के टाइम हमें जो ऑक्सीजन मिला, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में. द इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP, which is adenosine diphosphate, into energy rich compound ATP, which is adenosine triphosphate, by adding one phosphate group P1, which is inorganic phosphate. Now energy प्रेजेंट होती है ATP के फॉर्म में. अभी हमारे पास क्या है? ADP प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं. एडिनोसिन डाइफोस्फेट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 2 फोस्फेट ग्रुप, एंड हमें ATP बनाने के लिए एक फोस्फेट की और नीड है, तो हम इनऑर्गेनिक फोस्फेट को यूज़ करेंगे. इसके बाद हमें मिलेगा ATP विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, मतलब यहाँ पे अब हमें 3 फोस्फेट मिल गए हैं. इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन. इस प्रोसेस को फोस्फोराइलेशन कहते हैं, मतलब एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप. एक फोस्फेट ग्रुप का एडिशन होना, उस प्रोसेस को हम फोस्फोराइलेशन कहेंगे. एंड सिंस द एनर्जी यूज्ड इन द प्रोसेस कम फ्रॉम लाइट, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोफोस्फोराइलेशन. अब हमने ये समझा कि फोस्फेट यहाँ पे अटैच हुआ ADP के साथ, तो वो ATP बन गया. तो इस फोस्फेट के एडिशन को हमने फोस्फोराइलेशन कहा. ठीक है. ये रिएक्शन हो रहा है एनर्जी के प्रेजेंस में, एनर्जी को यूज़ करके, विच इज़ लाइट. फोटोन से हमने लिया है, तो इस रिएक्शन का नाम दिया हमने फोटोफोस्फोराइलेशन. अब हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब लाइट की एब्सेंस में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं. द रिएक्शन इन दिस फेज डू नॉट अकर या डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी एंड अकर साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन. जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज रिएक्शन है, इसमें हमें लाइट एनर्जी की नीड नहीं होती है. ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली जो है हो जाता है. यहाँ पे क्या है? टाइम गैप बिटवीन द टू बीइंग लेस देन इवन 1000 ऑफ अ सेकेंड. मतलब ये जो दोनों रिएक्शन है, ये एक के बाद इतने जल्दी होते हैं कि ये 1 सेकेंड का भी 1000 पोर्शन है. ठीक है. द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड अदर केमिकल्स. अब क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज या अदर का स्टार्च में एंड अदर केमिकल्स में. मोस्ट ग्रीन प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च एज सुन एज इट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि ग्लूकोज को फ़ौरन ही स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के फ़ौरन बाद. Several glucose molecules are transformed to produce one molecule of starch. This process is called polymerization. पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टार्च का. सम प्लांट्स चेंज ग्लूकोज टू सुक्रोज, केन शुगर विच केमिकली कॉल्ड डाइसैक्राइड और डबल शुगर, और सम इनटू ऑयल एक्सेट्रा. कुछ प्लांट्स हैं जो कि ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं सुक्रोज में, जैसे कि केन शुगर, जो कि केमिकली हम इसे कहते हैं डाइसैक्राइड्स. सुक्रोज को हम डाइसैक्राइड्स कहते हैं, डबल शुगर्स कहते हैं. एंड कुछ प्लांट ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं ऑयल में एक्सेट्रा. मीन्स जिस प्लांट को जैसे उस ग्लूकोज को अपने में यूटिलाइज करना है, वो उसको उस फॉर्म में ही चेंज कर देता है. बाद है अडेप्टेशन इन लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब लीव्स जो हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप की अडेप्टेशन करती हैं अपने अंदर ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें. फर्स्ट इज़ लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन.
कुछ लीव्स जो हैं वो अपना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर लेती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस एरिया बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा वो कैपेबल होंगी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड जितने अच्छे से वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी फोटोसिंथेसिस भी उतने ही ज़्यादा अमाउंट में होगा। नैरोइंग ऑफ लीफ इन सर्टेन प्लांट्स इज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर एज इन ओलेंडर एंड पाइन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होती, पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ये होता है कि वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो, इसलिए वो अपनी लीव्स को काफ़ी नैरो कर लेते हैं। ये होता है ओलेंडर एंड पाइन ट्रीज में। सेकेंड इज लीफ अरेंजमेंट एट द राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। कुछ लीव्स इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं कि वो लाइट सोर्स से एक राइट एंगल क्रिएट करती हैं ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो एब्जॉर्ब कर सकें। थर्ड इज क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली। कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल्स एंड अपर एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड वाटरप्रूफ होते हैं ताकि लाइट जो है वो ईजिली एंटर कर सके फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। Point number 4 is numerous stomata allow rapid exchange of gases. काफ़ी सारे स्टोमाटा ऐसे होते हैं जो रैपिडली अलाउ करते हैं गैसेस के एक्सचेंज को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं सेल के अंदर एंड ऑक्सीजन को सेल से बाहर रिलीज करते हैं। द थिननेस ऑफ लीव्स रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सेल फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट। कुछ लीव्स जो होती हैं उनकी जो थिननेस, उनकी जो पतलापन होता है वो रिड्यूस करता है डिस्टेंस बिटवीन सेल फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट को। द क्लोरोप्लास्ट आर कंसनट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन जो होता है अपर लेयर में लीफ के, उसकी वजह से जो है इजीली लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम होता है ताकि रैपिडली, तेज़ी से ट्रांसपोर्ट हो सके मटेरियल्स का इन द मेसोसेल्स एंड आउट ऑफ द मेसोसेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? तो सबसे पहले है ग्लूकोज। द सिंपल शुगर ग्लूकोज इज यूज्ड इन 4 डिफरेंट वेज एज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस से जो एंड प्रोडक्ट मिला हमें ग्लूकोज, प्लांट उस ग्लूकोज को 4 तरीके से यूटिलाइज करता है। इमीडिएटली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स इस ग्लूकोज को इमीडिएटली कंज्यूम कर लेती हैं, नहीं तो ग्लूकोज को प्लांट सेल्स स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। नेक्स्ट, they can convert glucose into sucrose and used in synthesis of fat, protein, etc. तो किस तरीके से प्लांट यूटिलाइज कर रहा है इस सिंपल शुगर ग्लूकोज को? सबसे पहले प्लांट सेल उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेंगी। सेकेंड पॉइंट इज उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको स्टोर कर लेंगी इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में। थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेंगे सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है? ये डाइसैकेराइड शुगर है। इट इज डाइसैकेराइड शुगर। एंड फोर्थ पॉइंट इज ग्लूकोज को हम यूज कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट एंड प्रोटीन। नाउ सेकेंड इज वाटर। द वाटर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस मे बी रीयूटिलाइज्ड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस होता है उस वाटर को प्लांट रीयूज़ कर सकता है अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिकंटिन्यू करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों का ही यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो एंड प्रोडक्ट में जो वाटर रिलीज हो रहा है उस वाटर को प्लांट फिर से यूज़ कर लेता है एज अ रिएक्टेंट टू परफॉर्मिंग दैट पार्टिकुलर रिएक्शन। Third is oxygen. Some of the oxygen may be used in respiration in the leaf cells. कुछ ऑक्सीजन प्लांट यूज़ कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ पे प्लांट लीफ सेल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन
एंड इस फिनोमेना को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, बट द मेजर पोर्शन ऑफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इट डिफ्यूज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा ओपनिंग। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट लीव्स जो हैं वो यूज़ करती हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड मेजरली जो पोर्शन होता है ऑक्सीजन का उसको प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है बाय द स्टोमाटा। इन अ सेंस even this oxygen is not a waste because all organisms require it for their existence including the plant which require it at night। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक वेस्ट नहीं है, ये ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा एक इसेंशियल कंपोनेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए, एंड इवन प्लांट के लिए भी ऑक्सीजन यूजफुल होता है एट नाइट। रात के टाइम ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होता है बाय द प्लांट। नाउ अब हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। अब जो फूड सिंथेसाइज हुआ है उसको हम या उसको प्लांट किस तरीके से यूटिलाइज करेगा एंड उसका ट्रांसलोकेशन कैसे करेगा। फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर यूज बाय ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ लीफ में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब लीफ उस फूड को प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाएगी। The glucose is formed in the leaf very rapidly during photosynthesis and it cannot be transported to other parts with the same rapidity। अब जितनी तेज़ी से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था लीफ में, अब वो उतनी तेज़ी से बाकी पार्ट्स में प्लांट के नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाता। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च फॉर टेम्प्रोरी स्टोरेज इन द लीफ। तो लीफ क्या करती है, लीफ इस ग्लूकोज को टेम्प्रोरली कन्वर्ट कर देती है इनसॉल्युबल स्टार्च में, ताकि वो इसको थोड़े टाइम तक अपने पास स्टोर करके रख सके। एट नाइट द स्टार्च इज रिकन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल शुगर विच इज ट्रांसपोर्टेड इनटू इन सॉल्यूशन थ्रू द वेन्स ऑफ द लीफ एंड डाउन थ्रू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम। एंड रात के टाइम ये जो स्टार्च में ग्लूकोज को कन्वर्ट करा था लीव्स में टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए, उसको फिर से रिकन्वर्ट करती है सॉल्युबल शुगर में ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड उसको ट्रांसपोर्ट करती है अपने लीफ के में जो वेन्स होते हैं उनके थ्रू सेल के प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ऑल्सो। इन दिस वे इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड or translocated to different parts of the plant where it may be reconverted into starch for storage to produce energy for various functions in the plants। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होता है ग्लूकोज का प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि फिर से वो प्लांट उसको रिकन्वर्ट कर सके स्टार्च में फॉर स्टोरेज या प्रोड्यूस कर सके उससे एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अदर फंक्शन। इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम प्लांट के अदर फैक्टर्स देखेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।